अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्या पढ़ना है? ओहम्स लॉ। ओके, चैप्टर 13 ओहम्स लॉ। कल आपने इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा था। आज हम ओहम्स लॉ के बारे में बात करते हैं कि ओहम्स ने क्या बताया था। सर जॉर्ज साइमन ओहम, इसने क्या किया था? इसने बताया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो ओहम ने बताया कि किस तरह से करंट और वोल्टेज के दरमियान में आपस में रिलेशन है। एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास है V। पोटेंशियल क्या है हमारे पास? V। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो कंडक्टर है ये मेटालिक कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? मेटालिक। तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर कौन से चार्जेस होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो करंट फ्लो कर रहा है ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आपके पास ये जो बैटरी है ये क्या है? सोर्स ऑफ करंट। बैटरी क्या चीज है? सोर्स ऑफ करंट। जब हम सोर्स ऑफ करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो उससे करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ओहम्स लॉ डिफाइन करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across its end, तो इट्स एंड पर आपने इस कंडक्टर के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन करंट कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी भी कंडीशन है, और ये है कि सच दैट इट्स फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, कि इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज ना। अब फिजिकल स्टेट के अंदर क्या चीज आ जाता है? इसमें आ जाता है टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर चेंज ना हो। कौन सी चीज चेंज ना हो? टेम्परेचर चेंज ना हो। तो ये करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड सच दैट फिजिकल स्टेट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब इसी रिलेशन को I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं, तो 1/r इंटू V। 1/r क्या चीज है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और R क्या चीज है? ये है आपके पास रेजिस्टेंस। R क्या चीज है हमारे पास? रेजिस्टेंस। यहां से रिलेशन बनाए V इज इक्वल टू IR। V किसके बराबर आ गया? IR। तो ये बहुत ही मशहूर रिलेशन है ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR। अब R जो है, R ये क्या चीज है? इसको हमने रेजिस्टेंस कहा। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू V ओवर I। R किसके बराबर है? V ओवर I। और V पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। I आपके पास करंट है, इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। तो ये जो हमारे पास वोल्ट पर एम्पियर है ये बराबर होगा ओहम के। ये किसके बराबर होगा? ओहम के। तो ओहम क्या चीज है? ओहम इस रेजिस्टेंस का यूनिट है। रेजिस्टेंस की मेजरमेंट किसमें की जाएगी? ओहम्स में इसकी मेजरमेंट की जाएगी। अब इसके बाद इसको डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या चीज। देखिए, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसी को उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो इसको डिफाइन करते हैं अपोजिशन offered by
कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से उस करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन आएगी, जो रुकावट आएगी, जो मुखालफत आएगी, उसको हम क्या नाम देंगे? उसी को हम रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। अब ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके पास नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ कंडक्टर, वायर या कंडक्टर के वो कंडक्टर कौन सा है, उसकी क्या नेचर है। दूसरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पर। किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल स्टेट पर। फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ओके जी, तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ओके जी, अब ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन से हैं? हमने कंडक्टर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक को कहा जाता है ओहमिक और दूसरे को कहा जाता है नॉन ओहमिक। तो ओहमिक डिवाइसेस कौन से होंगे? ओहमिक डिवाइसेस, ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होंगे? विच ओबे ओम्स लॉ, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स विच ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। मतलब जिनमें क्या होगा? जिसमें करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ऐसे कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज को अलोंग एक्स एक्सिस, करंट को अलोंग वाई एक्सिस, तो वोल्टेज और करंट के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाएं तो आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया? तो ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होंगे? ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जिनमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ऐसे कंडक्टर्स जिनमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या ऐसे कंडक्टर्स जिनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और करंट के क्रॉस तो हमारे पास इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। क्या है? इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये ओहमिक था। अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे, वो है आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि नॉन ओहमिक है। ये ओहमिक था तो ये ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा था, इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, ग्राफ ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी। अब नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन से होंगे? कौन से होंगे कंडक्टर्स? तो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स which does not obey Ohm's law, does not obey Ohm's law। ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ये नॉन ओहमिक है। ऐसे कंडक्टर्स जिनमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो, लेकिन उनमें जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट ना रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब की, फिलामेंट ऑफ बल्ब, टंगस्टन फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइस की एग्जांपल है। ओके जी, इसमें होता ये है कि वोल्टेज और करंट की अगर हम बात करते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए, टंगस्टन फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए, तो जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें बता रहा है कि O से A तक, O से A तक ये लाइन हमारे पास क्या है? स्ट्रेट है, और A से B तक ये लाइन तो यूं होनी चाहिए थी। ठीक है ना? अगर ये फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन फिलामेंट ऑफ बल्ब ये क्या होता? ओहमिक होता, तो फिर हमारे पास लाइन ऐसे आनी चाहिए थी। लाइन का इस तरह से बेंड होना इस बात का प्रूव है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट उस रेशो से नहीं बढ़ रहा, करंट उस रेशो से नहीं बढ़ रहा। उसकी रीजन क्या है कि इसकी फिजिकल स्टेट जो है ये चेंज हो जाती है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। हमने देखा कि जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो आफ्टर सम टाइम थोड़ी ही देर के बाद जो है वो बल्ब हीट अप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए इनिशियली तो ये ओम्स लॉ को ओबे करता है, बट आफ्टर सम टाइम जब हम पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करते हैं, मजीद बढ़ाते हैं, तो करंट उस रेशो से नहीं बढ़ता, जो इस बात का सबूत है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, और जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में हमारे पास ग्राफ इस तरह से बनता है कि पहले तो करंट फ्लो ही नहीं करता, और आफ्टर सम टाइम कुछ ही देर के बाद करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमने तो ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं, यहाँ से देखें कि थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे। शुरू में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट है ही नहीं, लेकिन जब हमने एक लिमिट से ज़्यादा करंट बढ़ाया तो उस वोल्टेज को बढ़ाया, तो उस सूरत में जो करंट इंक्रीज हुआ वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो नॉन ओमिक। सेमीकंडक्टर्स भी क्या होंगे? नॉन ओमिक। हमने इसमें क्या पढ़ा ओम्स लॉ के अंदर? पहली बात हमने पढ़ी कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ओम्स लॉ का रिलेशन V इज इक्वल टू I R। R हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट को देखते हैं तो V ओवर R, अगर टेम्परेचर चेंज होता है रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट उस रेशो से नहीं इंक्रीज होगा, चाहे हम उस वोल्टेज को इंक्रीज भी करें। इसीलिए हम कहते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब या सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओके जी, ये था बच्चों ओम्स लॉ। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके बाद ओम्स लॉ के बाद एक छोटा सा रिव्यू है, रिव्यू ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। हमने ये पूरा टॉपिक जो है पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पहले हम बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज के अंदर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हों, ये हमने 3 रजिस्टर शो किए हैं। ये आपके पास बैटरी आ गई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V है, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 और ये रजिस्टर R3। हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करेंगे, इन सब पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर देंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा ये हमारे पास सेम होगा। करंट हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसका सिंपल फार्मूला ये है कि हम तमाम रेजिस्टर की रेजिस्टेंसेस को जमा कर दें, अगर आपके पास n रेजिस्टर्स होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn। सिंपल उनकी रेजिस्टेंसेस को आपने ऐड कर देना। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि वोल्टेज डिवाइड होगा, करंट सेम रहेगा, ये याद रखना आप। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एक ये रजिस्टर है आपके पास, एक ये 3 रजिस्टर्स की बात कर देते हैं। हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये जो 3 रजिस्टर्स हैं, इन 3 रजिस्टर्स को हमने जोड़ देना है एक बैटरी के साथ। अब बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है? V है। अब क्या होगा? ये जो रजिस्टर आपके पास R1 है, R2 है, R3 है, ये 3 रजिस्टर्स हैं। अब हुआ ये कि यहाँ पर जब चार्जेस आएंगे, चार्जेस यहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। इसका मतलब R1 के क्रॉस करंट I1 होगा, R2 के क्रॉस करंट I2 होगा, और R3 के क्रॉस I3, और तीनों के क्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है,
पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सेम थी? करंट सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो होगा वो हर रेजिस्टर की क्रॉस सेम होगा। ओके जी, तो कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? करंट डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो फिर हम करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, उन करंट्स को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट करंट आपके पास आ गया। ओके जी, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? उसका तरीका 1 ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर आपके पास n रेजिस्टर्स हैं तो उसके केस में 1 ओवर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस एंड सो ऑन 1 ओवर Rn। तो n रेजिस्टर्स के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। ओके जी, तो दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और इसके अलावा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का आसान तरीका कि सिंपल आप रेजिस्टेंसेस को जमा कर देंगे। एक मिसाल है R1 अगर आपके पास 3 ओम है, R1 क्या है? 3 ओम, R2 आपके पास 5 ओम और R3 आपके पास 2 ओम है, तो आपसे पूछा जाए कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो सिंपल हम इन तीनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को जमा कर देंगे। ये आपके पास फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास करंट डिवाइड होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि करंट चार्जेस की वजह से है। यहां से आगे चार्जेस 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, उससे फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एंड सो ऑन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।